यूपी में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच मायावती की पार्टी बसपा के लिए उसी के बागी विधायक मुसीबत बनकर खड़े हो चुके हैं। आज बसपा के बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात और जल्द ही नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। 4 बार यूपी की सत्ता पर काबिज हो चुकी मायावती को उन्हीं की पार्टी के बागी विधायकों ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहन जी को बड़ा सियासी झटका देते हुए अब अलग पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से निकलकर अलग दल बनाने का दावा करने वाले 6 बागी विधायकों असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव, मुज्तबा सिद्दीकी और सुषमा पटेल ने अखिलेश यादव से सपा मुख्यालय जाकर मुलाकात भी की, लेकिन बसपा में चल रही उठापटक पर सपा अब तक वेट एंड वॉच के मूड में है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच हार गई है, अब प्रशासन से जीतना चाहती है, लेकिन जो 2022 का चुनाव होगा उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से नकारने जा रही है। बसपा के बागियों की तरफ से अलग दल की पटकथा तैयार कर रहे असलम रायनी को अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा समेत 6 और विधायकों का इंतजार है, लेकिन बसपा से अलग थलग हुए बाकी विधायकों ने अभी अपने पत्ते खोलने से इनकार कर दिया है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। सोमवार को हुई यूपी मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया था और 24 घंटे में ही इसका असर देखने को मिलने लगा। आज लखनऊ और गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना लखनऊ के काकोरी ब्लॉक के दौरे पर पहुंचे, जबकि यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने कानपुर में बाल गृह का निरीक्षण किया। काकोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान सुरेश खन्ना वहां पर फैली अव्यवस्था और गंदगी देखकर भड़क गए और सीएचसी के अधीक्षक को फटकार लगा दी। वहीं कानपुर में बाल गृह के दौरान निरीक्षण के दौरान स्वाति सिंह ने बाल गृह की साफ सफाई का जायजा लिया और वहां मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 26 जून को नामांकन किया जाएगा, जबकि मतदान 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस संबंध में अधिसूचना सोमवार को ही जारी की जा चुकी है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मई में हुए थे, तभी से जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव का इंतजार हो रहा था। प्रदेश सरकार ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया है, वहीं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव जुलाई में कराए जाने की संभावना है। जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सहारनपुर में तमाम विरोधी दलों ने भाजपा को घेरने के लिए हाथ मिला लिया है। सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बसपा की प्रत्याशी शिमला देवी को जिताने के लिए अब कांग्रेस भी साथ आ गई है। सहारनपुर में जिला पंचायत की 49 सीटें हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने दावा किया है कि बसपा उम्मीदवार के पक्ष में 34 जिला पंचायत सदस्य हैं, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा हैं। इमरान मसूद ने पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का भी आरोप लगा दिया है। देखिए, हमने धर्मनिरपेक्ष दलों को न्योता दिया था कि सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए हमें चुनाव के अंदर एकजुटता के साथ निर्णय लेना चाहिए और सामूहिक निर्णय लेना चाहिए, और यही हम लोगों ने तय किया था। आज बहुत क्योंकि हमारे पास उम्मीदवार नहीं था, तो सब लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी से भाई श्रीमती शिमला देवी, जिनके बेटे नवीन जी हैं, इनको संयुक्त विपक्ष के रूप से उम्मीदवार के रूप में उतार करके इनका चुनाव लड़ाया जाए और इस चुनाव के अंदर निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, चूंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है।
यूपी में कोविड संक्रमण के बेहतर होते हालात के बीच आगामी सोमवार यानी 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई के महीने में 3 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य किया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन चंदौली और सिद्धार्थनगर में इसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिद्धार्थनगर के 84 ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन के लिए पहुंची टीम को देखकर कुछ लोग भाग गए तो कुछ लोग बीमारी का बहाना बनाने लगे। वहीं चंदौली के बरहनी ब्लॉक के मचवा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम के बार-बार समझाने बुझाने के बावजूद लोगों ने टीका नहीं लगवाया। ज्यादातर ग्रामीणों को अब भी ये भ्रम है कि टीका लगवाने के बाद जान चली जाएगी। प्रतिमा दीदी CHO जो की हैं, कानपुर देहात में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता रैली रवाना की गई। अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी से जागरूकता कार रैली उन्होंने निकाली। ये कार रैली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करेगी। कानपुर देहात के जिला मुख्यालय से रैली की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे गांव विधानसभा में कोई भी व्यक्ति कोरोना से ना मरे। जब हम लोगों ने सारे लोगों को देखा मरते हुए, ऑक्सीजन की कमी देखी, तो ये एक भाव मन में आया कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। सरकार तो सबके लिए कर ही रही, ऑक्सीजन की कमी थी और कहीं ना कहीं हर दिक्कतें थी। और जब गाँव में कोरोना आया तो एक विचार मन में ये आया कि क्यों ना हम लोग एक इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता लेकर अपनी विधानसभा में अपने लोगों के साथ भाईचारा स्थापित करते। उनकी मदद में हम लोगों ने दवाएं भी दी और हम लोग अभी समय प्रेरणा भी देने की काम कर रहे हैं कि आप किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन करें। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए अब यूपी सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने यूपी में संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में बच्चों को मेडिकल बांटने की योजना तैयार की है। इस योजना को आज से लागू कर दिया गया। सीएम योगी ने आज लखनऊ में एक खास कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर मेडिकल किट को अलग अलग जिलों में रवाना किया। दवा की तकरीबन 50 लाख किट यूपी में बच्चों को बांटी जाएंगी। इसकी पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी ने रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई। जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना ये पहली बार हुआ है। 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे। वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने के पहले मेडिसिन किट की व्यवस्था गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरित होनी। 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। सभी निगरानी समितियों से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं और भी राजस्व विभाग के कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन को वितरित करने का कार्य करेंगी। गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले में पुलिस की जांच के बाद नया मोड़ आ गया है। अब्दुल समद ने अब बयान दिया है कि पिटाई करने वालों को वो जानते थे।
अब्दुल समद ने बताया कि बहकावे में आकर उसने गलत बयान दिया, साथ ही पुलिस के सामने अपहरण की बात से भी इनकार किया। अब्दुल समद ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। दरअसल कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग अब्दुल समद नाम के एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे थे। अब्दुल समद ने केस दर्ज कराया जिसमें कहा गया कि उनका अपहरण किया गया और फिर ले जाकर उन्हें बुरी तरह मारा गया। फिर उनसे श्री राम के नारे भी लगवाए गए। लेकिन जब पुलिस की जांच हुई तो पता लगा कि अब्दुल समद ताबीज बनाते थे और ताबीज को लेकर ही कुछ लोगों से विवाद हुआ जो अब्दुल समद को पहले से ही जानते थे। वैसे इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 342, 29, 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग है, उनके साथ मारपीट और अभद्रता की जा रही है। कुछ लड़के उस वीडियो में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इस वीडियो की पुष्टि की जाए। तो ये पता चला कि ये वीडियो बेहटा हाजीपुर का है और इसमें कुछ लड़के पहचान में आए, तो उसका हमने संज्ञान लिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मारने वाले लड़के थे, जो मौके पर लड़के थे, जो अन्य मारपीट कर रहे थे, सभी लोग को हमने चिन्हित कर लिया है। 3 लड़के इसमें प्रवेश गुजर जेल जा चुका है। इसके अलावा आज आदिल और कल्लू गुजर को भी जेल भेजा जा रहा है। तो इस तरह से अब तक 3 अभियुक्त जेल जा चुके हैं। 4-5 लोग और हैं, वो भी चिन्हित कर लिए गए। बहुत ही जल्दी हम उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। मैं भैया पुलिस वाले ले गए, लेवा के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। वहीं राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर गाजियाबाद जिला प्रशासन पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। तो गाजियाबाद मामले पर भले ही पीड़ित व्यक्ति इस बात से इनकार कर रहा हो कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, ये व्यक्तिगत विवाद था, लेकिन इस मामले पर अब सियासत जरूर उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ चुकी है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी ने तीखा पलटवार किया है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर कहा है कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह आज कानपुर पहुंची, जहां कानपुर में कल्याणपुर में के राजकीय बालगृह का औचक निरीक्षण किया। मंत्री स्वाति सिंह जब बालगृह पहुंची तो वहां बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल जैसे ही मंत्री जी बालगृह के गेट पर पहुंची, बालगृह के निरीक्षक मंत्री जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मंत्री जी ने उन्हें ऐसा करने से खुद ही मना कर दिया। हालांकि इसके बाद अपने निरीक्षण में मंत्री जी ने बालगृह की साफ सफाई और बच्चों की चित्रकला को देखकर संतोष जताया। सरकार पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी वो शायद बच्चों के लिए खतरनाक है। सरकार ने हर जनपद पे हर जनपद में, हर जिला अस्पताल में हमने उसकी तैयारी कर रखी है। और ईश्वर ना करे कोरोना की तीसरी लहर आए, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में गेहूं ना खरीदे जाने से नाराज किसानों ने क्रय केंद्र के बाहर जाम लगा दिया। किसानों का कहना था कि वो कई दिन से यहां पर गेहूं बेचने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उचित दाम पर उनका गेहूं नहीं लिया जा रहा और उनको वापस भेज दिया गया है, जिससे परेशान होकर उन्होंने जाम लगाया है। मौके पर पहुंचे इगलास के तहसीलदार और एसडीएम ने किसानों को समझाया और उनकी समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया। 1-2 किसान उसमें ऐसे थे जिनका गेहूं में मिट्टी ज़्यादा बता रहा था। तो गेहूँ क्रय केंद्र प्रभारी ने मुझसे कहा भी था कि साहब इसमें ज़्यादा मिट्टी है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा है कि उसको आप छलने से छान के फिर उसके बाद ले लीजिए। तो किसानों को थोड़ा सा ये था कि बंद हो रहा है और उनका ले नहीं रहे थे वो। तो मैंने वहाँ बात करके वो जाम तो हट गया। और
विवादित कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कस दिया है। आयकर विभाग ने पीएफआई पर शिकंजा कसते हुए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। पीएफआई का रजिस्ट्रेशन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA3 के तहत रद्द किया है। ये कार्रवाई विदेशों से चंदा मिलने के आरोप पर की गई है। इनकम टैक्स का मानना है कि पीएफआई को विदेशों से भी चंदा मिल रहा है। पीएफआई की कई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है, जिसकी जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। इसी साल फरवरी में यूपीएसटीएफ की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में छापेमारी की थी। केरल से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़े गए रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपीएसटीएफ टीम ने पीएफआई के दिल्ली दफ्तरों में भी छापेमारी की थी। हाल ही में जौनपुर और चित्रकूट की जेलों में हुए कैदियों के बवाल और शूटआउट की वारदातों ने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए थे। इन्हीं सभी घटनाओं से सबक लेते हुए यूपी पुलिस पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गई है। आज लखनऊ में प्रदेश की 5 जेलों को उच्च सुरक्षा कारागार घोषित करते हुए ड्रोन कैमरे दिए गए हैं। ये ड्रोन कैमरे लखनऊ, आजमगढ़, चित्रकूट, बरेली और गौतम बुद्ध नगर की जेलों के लिए हैं। ड्रोन को हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। सभी 5 जेलों को दिया गया एक ड्रोन कैमरा। रोज ड्रोन कैमरे से जेल की निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरे चलाने के लिए सभी 5 जेलों के 2-2 जेल वार्डन को बाकायदा 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई। अमेठी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामूली विवाद के बाद दबंगों ने होटल मालिक और कर्मचारियों को जमकर पीटा। पूरा मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित रामकुमार होटल का है, जहां पहले कहासुनी हुई, फिर दबंगों ने आव देखा न ताव, मालिक और कर्मचारियों की पिटाई करनी शुरू कर दी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। फतेहपुर के सदर कोतवाली के महिला डिग्री कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब ट्रांसफार्मर में आग लगी। अमेठी में पुलिस गैंगस्टर एक्ट में फरार 12,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है। मुखबिर की सूचना पर इनामी आरोपी पवन कुमार को देवीपाटन मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव में जेल से भागे कैदी सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कैदी 30 मई को पुलिस को चकमा देकर भागा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल पर सभी लाइन में टोल टैक्स कैश में वसूला जा रहा है, जबकि आज से यमुना एक्सप्रेसवे के सभी टोल कैशलेस हो गए हैं। 15 जून यानी आज से यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल पर पुलिस की सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी भी तीनों टोल पर कैश वसूला जा रहा है और लोगों को लंबी लंबी लाइनों से खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल पर 15 जून से फास्टैग की सुविधा आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अभी भी यमुना एक्सप्रेसवे के किसी भी टोल पर फास्टैग की सुविधा आम जनता को नहीं मिल रही है। अभी भी टोल पर कैश में टोल टैक्स वसूला जा रहा है। यही वजह है कि लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल पे मौजूद हैं, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों से कैश में टोल वसूला जा रहा है। यही वजह है कि कैश लेने में वक्त लगता है और लोगों को लंबी लाइनों में वक्त गुजारना पड़ रहा है, जबकि 5 मिनट के अंदर अंदर टोल क्रॉस कर देना चाहिए। लेकिन लोग आधे आधे घंटे से टोल पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन क्या वजह है कि फास्टैग की सुविधा लोगों को आज नहीं दी गई है? लोग यूपी सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन 1 जुलाई से स्कूल खोलने के बावजूद स्कूलों में सिर्फ टीचर्स और स्कूल स्टाफ ही आएंगे। छात्र छात्राओं को स्कूल आने पर अगले आदेश तक पाबंदी जारी रहेगी। विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों को आने जाने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए छूट दी गई है।
एबीपी गंगा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बड़ी खबर इस वक्त बागपत से मिल रही है। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हादसा हो गया है। ईंट से भरा ट्रक कार पर पलट गया। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों को कार से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर यह हादसा है। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आप देखिए गाड़ी की हालत कैसी हो गई है। राजीव पंडित मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, सबसे पहले जानकारी दीजिए, जो इस हादसे में लोग घायल हुए हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए प्राची, ये दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल है, अपने साथी के साथ दिल्ली से लौट रहे थे। और जैसे ये खेकड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पड़ता है, खेकड़ा पाठशाला चौकी के पास जो ईंट ढोने वाला ट्रक है उसमें ईंट भरी हुई थी, वो गाड़ी के ऊपर पलट गया। तो दोनों लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार चल रहा है। उनकी हालत खतरे से अभी बाहर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। उधर जो हाईवे पर जाम की स्थिति बनी थी, पुलिस ने ट्रक को हाईवे से हटाकर, ईंटों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया है, जिससे वाहनों का संचालन भी सुचारू रूप से हो गया है। जी राजीव, किस वक्त का ये हादसा है और फिलहाल इसमें क्या कुछ आगे कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? अच्छा, ये हादसा अभी आधा घंटा पहले का है। मैं बता दूं, ईंट ढोने वाले ट्रक यहाँ पर अंधाधुंध स्पीड से दौड़ते हैं। इन पर प्रशासन की या यातायात पुलिस की कोई लगाम इन पर नहीं है। अनियंत्रित होकर कई बार हादसे हो जाते हैं। आज भी एक हादसा हुआ। इस ईंट ढोने वाले ट्रकों से होने वाले हादसों में आए दिन लोगों की जान जाती है। हाईवे बिल्कुल, ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो ये हादसा हुआ, हालांकि गनीमत ये रही कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।